नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हमारा एक पार्ट जो है दिसंबर मंथ का वो बाकी बचा हुआ था पीआईबी न्यूज एनालिसिस का, जो कि 22 से लेकर 31 दिसंबर तक का था। तो चलिए इसको हम लोग कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट सेशन जो है वो भी आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आते हैं। हम लोग वीकली सेशंस कवर करते हैं पीआईबी के लिए, और आप लोगों के लिए जानकारी काफी महत्वपूर्ण होती है कि जब भी हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं या फिर प्रीलिम्स के लिए जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये सेशन आप लोग को बड़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है, इसके साथ में ही जो पीडीएफ है वो भी आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग हटके हैं। इससे पहले ही टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉलेजियम सिस्टम से रिलेट करता है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो डीएम होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, आज उनकी क्या अहमियत है, क्या रोल होता है डीएम का, वो हम लोग इसमें समझेंगे। न्यू लैंड रूल्स ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑन पार विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। शेष भारत के बराबर जो है वो जम्मू कश्मीर को लाते हैं नए भूमि के नियम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बायोफ्यूल्स एंड बायो रिफाइनरी जो है इसके बारे में जानेंगे कि भारत के अंदर कितना ग्रो ये इंडस्ट्री कर रही है। यूपी और तमिलनाडु के द्वारा संरक्षित स्मारकों स्थलों पर अतिक्रमण से जो है वो जूझ रहे हैं, यानी कि वहां पर एनक्रोचमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यूपी और तमिलनाडु के अंदर किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है। कोविड 19 द इमर्जिंग ओमिक्रॉन सब लिंगेज, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये कोविड का एक म्यूटेंट वायरस है। मतलब उसने एक नया रूप जो है वो धारण कर लिया है। ओमिक्रॉन अब तो काफी पुराना हो चुका है, नए म्यूटेंट्स जो है वो इसके सामने आ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नई इसकी जो कहते हैं कि जो लिंकेज हैं वो सामने आ रहे हैं। फिर हम लोग जानेंगे व्हाट इज बॉम्ब साइक्लोन, ये बम चक्रवात जो है वो क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, विकास आयुक्त जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर, आईएएस अधिकारी को आखिरकार कहें क्या, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं इसके। जिला कलेक्टर हम लोग कह देते हैं, मजिस्ट्रेट हम लोग कह देते हैं, डेवलपिंग अथॉरिटी हम लोग कह देते हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो क्या जो कॉलोनाइज कंट्री के अंदर होता हुआ आ रहा था हम लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, और आज वर्तमान परिदृश्य के अंदर हम लोग क्या डीएम को डीएम समझते हैं या एक वो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला ऑफिसर है। क्योंकि हमारे जो है बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी हैं, ठीक है, जिसके कारण हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिरकार जो डीएम होता है इसका काम क्या है। रिसेंटली विधि सेंटर जो है इनके द्वारा एक किताब जो है उसको रिलीज किया गया है। उसका टाइटल है रूल बाय लॉ टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि कुछ रिफॉर्म जो है वो होना जरूरी है। जब से इंडिया कॉलोनाइज हुआ है तो डी कॉलोनाइज होने के बाद से कम 25 रिफॉर्म्स जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग देखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर अगर हम लोग इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चले तो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम ग्राम पंचायत है, पंचायती राज है, तो 3 लेवल पर यह काम करता है। ठीक है, तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर हो गए। आप लोग को पता होगा जैसे हम लोग बात करते हैं अशोक मेहता समिति की 1978 की, उनके द्वारा 2 टीयर सिस्टम जो है मैकेनिज्म उसके बारे में बताया गया था। अगर हम लोग बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं कमिटी की, उन्होंने 3 टीयर मैकेनिज्म जो है उसको रिकमेंड किया था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ डीएम। एक जिला कलेक्टर जिले में राजस्व प्रशासन के मामले में निगरानी करता है, और एक जिला मजिस्ट्रेट जो है वो सामान्य प्रशासन, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बागडोर जो है वो संभालता है। जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जितने भी थाने वगैरह होते हैं वो इनके अंडर में आते हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर सबसे पहले हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन की, तो दे कोऑर्डिनेट विद द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स लाइक एज हेल्थ, रेवेन्यू, एजुकेशन एक्सेट्रा। द करंट रोल हेल्प्स सर्व डिपार्टमेंट रेवेन्यू प्रोटोकॉल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, जो अंतर विभागीय मुद्दे हैं उनके साथ में भी डील करते हैं। तो डीएम की जो बेसिकली पोस्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पावर टू डिप्लॉय एंड ट्रिगर द मूवमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस इन द डिस्ट्रिक्ट, जब भी आप लोग को लगता है कि डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो उस समय आर्म फोर्सेस जो है उनको तैनात किया जाता है।
इसके साथ में ही डीएम जो है उसका रोल काफी डायनेमिक होता है। जैसे हम लोग देखें कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी अपने आप में डीएम जो है वो होता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ जेल्स, रिमांड, जुवेनाइल होम्स जो है इनके लिए रेस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो होता है डीएम। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए सक्सेस ड्यूरिंग कोविड 19 मैनेजमेंट। कोविड वाइज मैनेज वेल बिकॉज अंडर द एनडीएमए इट वाज द डीएम हु हैड द पावर्स। डीएम के पास में जो थी, जैसे धारा 144 है, सेक्शन 144 है, इसके तहत पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डीएम के द्वारा ही यहां पर संभाला गया था। नीड टू रीस्ट्रक्चर द डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डीएम रोल, यानी कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि औपनिवेशिक काल से हमारे यहां पर डीएम के रोल में कोई खासा परिवर्तन नहीं आया है। अगर हम लोग देखें, द नेम ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कहीं पे मजिस्ट्रेट कह देते हैं, कहीं पे डीसी कह देते हैं, कहीं पे डीएम कह देते हैं। तो यहां पर एक इक्वली जो है वो होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि एक ही नाम से जो है वो एक व्यक्ति को जाना जाना चाहिए। ठीक है। इससे जो है वो हमारे यूनिफॉर्मिटी जो है वो देखी जाएगी बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखें, नीड टू रिस्ट्रक्चर द डीसी डीएम रोल्स। तो पद के नाम पर एक रूपता, जैसे पंजाब, हरियाणा और रेगुलेशन जिलों के अंदर पसंदीदा पद जो है वो डिप्टी कमिश्नर है, जबकि बेसिकली नाम क्या है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अगर हम लोग बात करें शक्ति का प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित करें, कई राज्यों में डीसी डीएम राजस्व न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंदर 50 जो है, आर्टिकल 50, उसमें कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से अलग होता है, कहीं भी ओवरलैप नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टली जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हॉरिजॉन्टल के अंदर जैसे हम लोग कहें कि लेजिस्लेचर है, इसके बाद में एग्जीक्यूटिव है, इसके बाद में जुडिशरी है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टली जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये हमारी फेडरलिज्म की यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो है एक विशेषता है। जबकि अगर हम लोग देखें कि वर्टिकल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हायरार्की सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर पार्लियामेंट हो गया, उसके बाद में हम लोग देखें स्टेट्स के अंदर आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई। तो बेसिकली वो वर्टिकल हायरार्की को फॉलो करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की रिसेंटली आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने कम से कम 248 निरर्थक पुराने औपनिवेशिक कानूनों को दूर करने पर काम किया था। उन्होंने सिफारिश की कि पूरे देश में जिला कलेक्टर के पदनाम और भूमिका को एक समान होना चाहिए। मात्र नाम परिवर्तन करने से मानसिकता स्वतः ही जो है वो नहीं बदल सकती है ना? कि इसका काउंटर व्यूज क्या है कि आप क्या नाम बदल देंगे तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। ये सोच गलत है। ऐसा इसके काउंटर व्यूज जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। डीएम के पद के नामकरण में बदलाव से भूमिकाओं और सत्ता के वितरण में भ्रम जो है वो पैदा होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है कि भ्रम जो है, कंफ्यूजन वो बड़ा क्रिएट हो जाता है और अभी भी होता है। इसलिए हाँ, यूनिफॉर्मिटी जो है वो होना जरूरी है किसी भी पदनाम को लेकर। अगर हम लोग बात करें इश्यू ऑफ कॉलोनाइजर लेगेसी की, औपनिवेशिक विरासत की अगर हम लोग बात करें, तो मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस इन इंडियन सिविल सर्विसेज स्टिल रिले ऑन कॉलोनियल रूल्स एंड प्रोसेसेस। तो बेसिकली औपनिवेशिक जो नियम है उन पर हम लोग आज भी निर्भर करते हैं, उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं। और भारतीय जो शहरों के अंदर प्रशासन की दोहरी व्यवस्था है, क्योंकि एक सेंट्रल से ऑफिसर आता है, एक स्टेट का ऑफिसर रहता है। ये ड्यूल जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके अंदर बहुत हद तक रिफॉर्म जो है उसमें होने में कमी दिखाई पड़ती है। फिर हम लोग बात करें स्टेटस क्वेस्ट की, हम लोग बात करें, सिविल सेवा परिवर्तन का विरोध करती है, क्योंकि वे अपने विशेषाधिकारों यानी कि जो भी उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं वो। जैसे हम लोग बात करें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बावजूद भी आज पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सिविल सर्वेंट्स के पास में होता है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में रोल जो है वो निकलकर जा ही नहीं रहा है। फिर हम लोग बात करें रेड टेपिज्म की, तो लाल फीताशाही या किसी भी काम को करने में देरी करना, वो बेसिकली इस सिविल सर्विसेज के साथ में क्या होता है, अटैच होता है। तो लाल फीताशाही जो है वो इसके साथ में निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं अब चेंजेस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की जरूरत है कि पहले जो डीएम हुआ करता था उसके रोल के अंदर और उसके पद नाम के अंदर, पोस्ट के नेम में चेंजेस जो है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है।
अगर अदर इश्यूज को देखें सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यहां पर कि आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपके पास में कॉल आ जाता है कि डीएम साहब ये काम कर दीजिए, आप जो है फटाक से कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पर उठ के बैठ जाते हैं, और आप जो है उन, अगर आप भ्रष्टाचार के अंदर, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अगर आप पॉलिटिकल अलाइंड हैं, उस परिस्थिति में आप उसके आदेश को मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग अशोक खेमका जैसे ब्रिलियंट डायनेमिक आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, उन्होंने अपनी क्षमता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। हालांकि कई दर्द जो है वो उनको भी झेलने पड़े थे, सेंटर ने फिर आखिरकार उनको बुला ही लिया। अगर हम लोग इसकी कंक्लूजन की बात करें तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, इसकी 15th रिपोर्ट की यहां पर चर्चा करना जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्थापना के बाद अब जिला प्रशासन के कार्य का पुनर्मूल्यांकन मतलब रिव्यू होना जरूरी है। भाई आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से काम कर लिया है, अब आप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिए। चलिए जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आर्टिकल 370 जो है वहां से हटा था, और 370 5 अगस्त 2019 को हटा था, और 31 अक्टूबर 2019 को दो नए यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आए थे। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसियल जो रूल्स हैं वो भी नए नए बनने लगे। लेकिन अब जो नए भूमि के नियम हैं, लैंड के जो रूल्स हैं, वो अब जम्मू कश्मीर को शेष भारत के बराबर जो है वो ला रहे हैं। देखते हैं क्या क्या इसके मेजर्स हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए आर्टिकल 335A और 370 जो है उसको समाप्त किया गया, और वहां पर लैंड रिफॉर्म की बात की गई। वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर शेड्यूल 9 को पढ़ेंगे तो वहां पर लैंड रिफॉर्म की बात की जाती है। हम लोग उनमें से ही जो है इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी में विस्तार के लिए बात करें तो बेसिकली पट्टा धारकों के अधिकारों को समाप्त करने वाले नए शुरू किए गए भूमि नियमों पर रुख को सख्त करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत के बराबर जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है। तो बेसिकली क्या हुआ है, जैसे आप लोग हिमाचल उत्तराखंड यहां पर जाएंगे तो 10 साल आपको वहां पर रहना जरूरी है, उसके बाद में ही आप भूमि जो है लैंड वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर जो जमीन है उसको खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस वहां पर नहीं है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा वहां पर डोमिशियल जो लिमिट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे 10 साल वहां पे रहिए, थोड़ा सा और वहां पे जो है वहां के आइडेंटिफिकेशंस आप लोग को शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो नए रूल हैं उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी लैंड जो है उसको परचेज किया जा सकता है। एन आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर कैन डिक्लेयर एन एरिया एज स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस। कुछ एरिया जो है वहां पर आर्म फोर्सेस के ट्रेनिंग के लिए अलॉट जो है वो किया जा सकता है, मतलब उस लैंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर लैंड रिफॉर्म। तो 2020 में जैसा कि आप लोग को पता है कि यूनियन टेरिटरी बन चुके थे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में एक रूल जो है वो रिसेंटली वहां पर पारित किया गया। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में 11 भूमि कानूनों को निरस्त कर दिया गया, जिसमें 1950 का सबसे बड़ा जो है वो था बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट 1950। इसके बाद में डोमिसियल रिक्वायरमेंट्स टू परचेज नॉन एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन रिमूव्ड। तो अगर गैर कृषि भूमि खरीदने के लिए अधिवास आवश्यकताओं को हटा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों के बराबर जो है लाकर खड़ा कर दिया है। तो जैसे दूसरे राज्यों के अंदर हम लोग जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो रूल्स के अंदर काफी लिबरल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 के प्रयोजनों के लिए एक कृषक की पत्नी और बच्चे भी कृषक श्रेणी में आएंगे। रियल एस्टेट क्षेत्र में विनियमित करने के लिए रियल एस्टेट अधिनियम 2016 यानी कि रेरा जो है वो क्रियान्वित है। जैसे बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें राजस्थान जो है पहला स्टेट बना था जिसने रेरा को बेसिकली पास किया था। रेरा एक रियल एस्टेट के क्षेत्र के अंदर एक ऐसा कानून है जो कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं उनकी धोखेबाजी से कस्टमर्स को बचाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पैसे वगैरह दे दिए जाते हैं लेकिन उस प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल पाता है, जो आंकड़े बताए गए हैं उन आंकड़ों के अंदर वो प्लॉट नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जिसके तहत रेरा जो है वो उन पर लगाम लगाता है। ठीक है, तो इनिशिएटिव टेकन फॉर लैंड रिफॉर्म और क्या है इसके लिए, आपकी जमीन आपकी निगरानी, मतलब जिस जमीन पर आप लोग रह रहे हैं उस जमीन पर निगरानी यूनियन टेरिटरीज के अंदर शुरू की गई है, और मॉडर्नाइज तरीके से लैंड रिकॉर्ड जो है डिजिटल माध्यम से वो रखे गए हैं। जैसे यूपी पहला स्टेट था जिसने डिजिटल
तरीके से लैंड जो थी उसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। दीज मेजर्स बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजन्स एंड रिडक्शन इन लिटिगेशंस ड्यू टू पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि अगर रिफॉर्म किया गया तो जितने भी मुकदमेबाजी है उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट कमिंग ऑफ दीज मेजर्स, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अभी भी उन लेखों के रूप में है जिन्हें निरस्त कर दिया गया है और पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। मतलब पहले जो लैंड रिकॉर्ड थे आज भी उनको ही फॉलो कर रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जबकि आर्टिकल 370 हट चुका है, स्पेशल स्टेट का दर्जा उनको जो है वहां से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी वही रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं। इससे ये इंडिकेट होता है ऐसे सुधार आदिवासियों को दिए गए विशेष अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। स्थानीय नेतृत्व के साथ परामर्श का अभाव वहां पर है, चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया गया है और इस तरह की पहल लगभग पूरी तरह से ऊपर से नीचे का मामला है। लोकप्रिय असंतुष्ट लोगों ने उपायों का विरोध किया है क्योंकि वे अधिवास की जरूरतों को हटाने को क्षेत्र की जनसांख्यिकी में भारी बदलाव के प्रयास के रूप में देखते हैं। अनडूइंग रिफॉर्म्स जो हैं पूर्ववर्त सुधार 1950 के बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट जैसे कानूनों ने वास्तव में स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधारों को लागू किया है। इस तरह के निरसन पिछली प्रगति को पूर्ववत जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल्स की और बायो रिफाइनरीज की। क्या बैकग्राउंड है, बायोफ्यूल्स की हम लोग बात करेंगे। तो भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान, आपको पता है कि सितंबर के अंदर 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है। तो ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन और हाइड्रोजन जैसे उभरते ईंधनों के संवर्धित विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दे रहा है। सरकार ने 16 सितंबर 2016 को ईंधन सेल वाहनों के लिए ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग को जो है वो नोटिफाई कर दिया है कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल मोटिवेटिव ऑटोमोटिव फ्यूल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अगर हम लोग बात करें CPSE, oil CPSE are setting up 2G ethanol biorefineries। तो बेसिकली पानीपत अगर हम लोग बात करें, बठिंडा, नुमालीगढ़, बरगढ़ में 2G इथेनॉल बायोरिफाइनरीज और पानीपत में एक प्रदर्शन जो है बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट एट पानीपत जो है वो भी स्थापित कर रहे हैं। अगर हम लोग बायोफ्यूल्स की बात करें तो जैव ईंधन मुख्य रूप से बायोमास से उत्पादित तरल या गैसीय ईंधन होते हैं और परिवहन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा इसका उपयोग किया जा सकता है। जैव ईंधन की अगर बायोफ्यूल्स की बात करें, इसके बनाने में उपयोग ली जाने वाली फसलें आमतौर पर चीनी होती हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर है, स्टार्च है, मक्का, टेपियोका, तेल है, सोयाबीन, रैपसीड, नारियल, सूरजमुखी। इसमें जो है ज्यादा अच्छा स्कोप है बायोफ्यूल्स के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी बायोफ्यूल्स और सेकेंडरी बायोफ्यूल्स। तो प्राइमरी बायोफ्यूल्स में तो आप लोगों के फायरवुड्स आ रही है, प्लांट्स आ रहे हैं, वुड चिप्स आ रही हैं, फॉरेस्ट आ रहे हैं, एनिमल वेस्ट आ रहा है, लैंडफिल गैस आ रही है, क्रॉप रेजिड्यूल्स जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी बायोफ्यूल्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, चार कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम लोग देखें, जैसे हम लोग 2G इथेनॉल की बात करते हैं तो यहां पर इनको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि 2G बायो इथेनॉल, तो यहां पे 2G का मींस है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, बायो इथेनॉल्स एंड बायोडीजल्स। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं जेट्रोफा से, कसावा से, स्ट्रॉ, ग्रास, वुड, इनसे। तो चार जनरेशन जो है वो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, पहली पीढ़ी के जैव ईंधन पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल आदि से जो है वो बनाए जाते थे। दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, चेंजेस हुए। जो सेलुलोज है, बायोमास है, गेहूं, मक्का, लकड़ी के डंठल, इनसे बनाया जाने लगा, है ना। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो अब तक 2G वाला रहा है, आगे देखेंगे 3G में क्या रहता है। तो जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल जो पॉलिसी है 2018 पर एक जो है नेशनल पॉलिसी वो बनाई गई। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक देश भर में 20% इथेनॉल और 5% बायोडीजल को जो है किसी भी, जैसे फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके साथ में मिक्स किया जाएगा। और बेसिकली जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उसको कैसे उपयोग में लिया जाए इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगर हम लोग इंडिया के एफर्ट्स की बात करें टू प्रमोट बायोफ्यूल्स, इस नीति में संशोधन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है अब 2030 के बजाय 2025 तक 20% एथेनॉल के सम्मिश्रण लक्ष्य जो है इसको प्राप्त करना है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम की, EBP की, तो इसका उद्देश्य है कि प्रदूषण को कम किया जाए। पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है,
इसके साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि हम लोग पता है कि फ्यूल के लिए दूसरे यानी कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है और उनको पेमेंट जो है वो डॉलर के अंदर करना पड़ता है और हमारा इंडियन जो रुपी है इससे कमजोर होता है। तो किस तरीके से हम लोग फॉरेक्स रिजर्व जो है इसको बचा सकते हैं। फिर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री जीवन योजना की। जीवन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन फसल। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग को याद रखना है, इस जो कि 2019 के अंदर योजना लॉन्च की गई थी, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड R&D इन द 2G इथेनॉल सेक्टर। तो 2G इथेनॉल जो सेक्टर है उसके अंदर कैसे R&D को बढ़ाया जाए, इसके लिए जीवन योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग इसकी फुल फॉर्म जो है एक बार जरूर देख लेना। अगर हम लोग गोबर की बात करें, गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है, गोबर धन स्कीम है ना, गोबर और धन, ठीक है, मतलब गोबर जो है वो बेसिकली धन है। ठीक है, किस तरीके से है देखिए, पशु का जो गोबर है और ठोस कचरा, उसको उपयोग कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलने और प्रबंधित करने पर केंद्रित है, जिससे गांवों में स्वच्छ रखा जा सके, गांवों को स्वच्छ रख सके और जितना भी ग्रामीण घरेलू आय है उसमें वृद्धि हो सके। मतलब रूरल जो इनकम है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सके। जैसे हम लोग कहते हैं कि एनिमल जो डंग्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट होता है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। आगे का रास्ता ये है कि 5G 1G जो है इसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 2G पर आ चुके हैं और 2G से 3G और 4G तक हम लोग बढ़ेंगे। तो 1G जैव ईंधन उत्पादन में प्रस्तावित विस्तार के लिए व्यापक भूमि उपयोग रणनीतियों के बारे में सोचने की जरूरत है, जिससे ऊर्जा फसलों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके। ठीक है, तो ये जो है इसका वे फॉरवर्ड आगे के लिए हो सकता है। फिर एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है उसको बनाना चाहिए, जैसे मौजूदा ढांचों का उपयोग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को सीधे वित्त पोषित करने के लिए किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि यूपी और तमिलनाडु के अंदर जितने भी हेरिटेज स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, उनका अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, एक पिक्चर जो है वो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा बताई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सबसे बड़ी संख्या है जिन पर अतिक्रमण जो है किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और फिर तमिलनाडु का स्थान आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि वहां पे बाजार लगाना, हाट लगाना, दूसरे शोरूम वगैरह वहां पर स्थापित हो रहे हैं, मतलब बिल्डिंग वही यूज हो रही है और उनका कॉमर्शियल पर्पज जो है यूज किया जा रहा है। तो स्टेट्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड कोर्स अपॉन, तो यूपी 75, तमिलनाडु 74, कर्नाटका 48, महाराष्ट्र 46, गुजरात 35 और राजस्थान 22। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हेरिटेज बिल्डिंग है इसका काम लेते हैं कमर्शियल के लिए, एनक्रोचमेंट उसका हो रहा है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनमें से एक नियम है 1958 का, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उनको कैसे जो है वो अच्छे से अच्छा बनाकर रखा जा सके उसके लिए नियम बनाया गया। और रिसेंटली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों जो है संरक्षण करने की भी बात इस अधिनियम में की गई है। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। भारतीय पुरातत्व संरक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है कार्य करता है। एएसआई के संरक्षण में भारत में कुल 3695 केंद्रीय संरक्षित स्मारक या स्थल हैं। एएसआई अधिकारियों के द्वारा स्मारकों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण जो है वो किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संरक्षण और संरक्षण का कार्य भी किया जाता है। 2010 के अंदर जो 1958 का एक्ट था इसके अंदर परिवर्तन किया गया, इसमें संशोधन किया गया ताकि इसके दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत जो है वो किया जा सके। मतलब अगर कोई इन पे एनक्रोचमेंट करता है तो फिर क्या उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है, कैसे उसको सजा दिलाई जा सकती है। तो बेसिकली ये कहा गया कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और उसके 200 मीटर के परे जो है वो तमाम निर्माण कार्य जो है उसके लिए परमिशन लेना, उस एरिया को स्वच्छ रखना। तो ये जो है कुछ अमेंडमेंट जो है 2010 के अंदर किए गए जो कि 1958 के एक्ट में थे। ठीक है, प्रत्येक स्मारक की अनूठी प्रकृति को देखते हुए अधिनियम ने एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रत्येक स्मारक के लिए विरासत उपनियमों का भी प्रस्ताव दिया। आगे के संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जो कि एएसआई संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध को हटाने और 100 से 200 मीटर के भीतर निर्माण को विनियमित करने का प्रयास करते हैं। कंसर्न ये है
कि बेसिकली इससे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत जो है इसको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आपने बिजनेस पर्पस जो है उसका यूज कर लिया, जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो कि उस प्लेस को देखने के लिए आ रहे हैं, उनके मन में थोड़ा सा हीन भावना हो जाती है कि यार यहाँ पे जो है वो मॉन्यूमेंट्स को अलग तरीके से यूज में लिया जा रहा है, तो वहां पर वो जाते ही नहीं है। तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टूरिस्ट जो सेक्टर है वो भी काफी कम हो जाता है। आगे की रास्ता अगर हम लोग देखें तो बेसिकली सरकार का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी सांस्कृतिक विरासत स्थल है उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक ढंग से उनको क्या किया जाना चाहिए, एक पर्यटक स्थल के अंदर बदला जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर टूरिज्म हमको हम लोगों ने क्या किया, पिंच किया, तो उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। ये श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो बेसिकली टूरिज्म के ऊपर उनकी 12% जीडीपी जो है डिपेंड करती है, और कोविड 19 के अंदर ये 12% जीडीपी जो है उसको बहुत बड़ा हिट किया, और आज श्रीलंका की हालत देख लीजिए। इसलिए इंडिया को जितने भी सांस्कृतिक यानी कि हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं उनको जो है संरक्षित रखना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं कि ओमिक्रॉन बेसिकली अब धीरे धीरे जो है वो कोविड 19 और भी अपने नए रूप में आता जा रहा है। हो सकता है कि 2 से 3 महीने बाद और भी भयानक रूप में हमको देखने को मिले, ठीक है। सार्स कोव 2 अब बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें म्यूटेंट हो रहे हैं, और एक के बाद एक जो है उसकी नई नई जनरेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। 2019 में वुहान से ये फैलना शुरू हुआ, ठीक है, और अब तक जो है वो इसके अलग अलग जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं। गंभीर तीव्र यानी कि देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि सार्स कोव 2 जो है अब बेसिकली उसमें और भी म्यूटेंट देखने को मिल रहे हैं। म्यूटेंट बेसिकली क्या होता है कि जो उसके ऊपर स्पाइक्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के स्पाइक्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या में जो है और इंक्रीमेंट होने लगता है और वो और भी घातक हो जाता है। तो म्यूटेंट के माध्यम से वायरस जो है वो लगातार अपना रूप बदल रहे हैं, और नए नए जो उनके बेसिकली जेनेटिकली उनके अंदर क्या आ रहे हैं, और भी ज्यादा वेरिएंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा घातक जो है वो हमारे फ्यूचर के लिए हो सकता है ये। अब इस पर जल्द से जल्द कंट्रोल पाया जाना चाहिए। देखिए, सार्स कोव 2 वायरस में जीनोम के बड़े टुकड़ों का आदान प्रदान करके विकसित होने की क्षमता है, जिसे पुनर्संयोजन जो है यानी कि रिकॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है। टुकड़े जो हैं इनसे बेसिकली नया एक पूरा का पूरा वायरस जो है वो क्रिएट हो जाता है। कुछ समय पहले तक चीन अपनी उत्साही शून्य कोविड नीति के कारण इस बीमारी के प्रसार को रोकने में सफल रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो चाइना ने अपनाई थी, जिसके कारण काफी सक्सेसफुल उसने हासिल की, लेकिन अब जो है वहां पर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि नीति के अचानक उठाने के साथ देश में अब ओमिक्रॉन के एक संस्करण के परिणाम स्वरूप कोविड 19 मामलों में वृद्धि का सामना जो है वो कर रहे हैं। आपको पता है कि मामले जो हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, इसमें जेनेटिकली चेंजेस बहुत ज्यादा होने जो है देखने को मिल रहे हैं। चाइना के अंदर वुहान शहर से ये फैला, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अपने आप में और भी म्यूटेंट कर रहा है। जैसे रिसेंटली एक खबर भी आई थी कि इंडिया के अंदर 154 नए मरीज जो हैं वो इसके कोविड के मिले हैं, जिनके अंदर नया वायरस है। तो बेसिकली क्या है कि धीरे धीरे हो सकता है कि और ज्यादा फैल जाए। दुनिया भर में ओमिक्रॉन और इसकी उपवंशियों के बड़े पैमाने पर प्रसार के कारण डब्ल्यूएचओ ने निगरानी के तहत ओमिक्रॉन के जो सब इसके पार्ट्स हैं, वेरिएंट्स हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट जो है रिसेंटली जारी की थी, और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर ये फैलता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये फैल सकता है। वर्तमान में इस श्रेणी के अंदर BA.2.75 ये जो है इसके वेरिएंट्स के नाम हैं, जिसमें BF7 जो है वो अभी काफी ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी क्या है, ये सब कैटेगरी जो है ये इसकी डिवाइड है। अब चीन में इतनी बड़ी आबादी है, और चीन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी चीन ने काफी कंट्रोल भी किया, लेकिन ये अब जीवन पे जो है वो भारी नुकसान हो सकता है। इंडिया पे जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट इसका ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में वो रिसोर्सेज नहीं है जिस मात्रा में होनी चाहिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूरोप में बात करें, यूएसए में बात करें, वहां पर अत्यधिक जो है वो टीकाकरण वाले क्षेत्रों में दूसरे की तुलना में विकास जो है लाभ देखा गया है। वहां पर वैक्सीनेशन जो है बहुत तेज गति से हुआ है, ज्यादा वहां पर इन्होंने क्या किया है, कवर किया है। अब बेसिकली ये है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी बाहर से आने वाले जितने भी मार्ग हैं, उन पर जो है निगरानी रखी जाए, ठीक है, ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के बाद ही जो है वो इंडिया के अंदर एंट्री दी जाए। क्योंकि अब इस पे निगरानी रखना जरूरी है कि ये कितना तरीके से फैल रहा है और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है।
चलिए, बम चक्रवात क्या है? ये बेसिकली काफी न्यूज में था। बम चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक तीव्र बर्फीला तूफान आया जिसको बम चक्रवात जो है वो कहा गया। लेकिन बम क्यों कहा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अब एयर जो है वो हाई यानी कि लो प्रेशर जो है यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है बहती है। और अगर हम लोग नॉर्थ जो है उसकी बात करें हेमिस्फेयर की, तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज जो है जब वाटर स्ट्रीम्स बहती हैं और क्लॉकवाइज जब एयर स्ट्रीम्स बहती हैं, दोनों के आपस में भिड़ने से यानी कि कोलिजन होने से एक चक्रवात जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बेसिकली तूफान क्या है? एक लो प्रेशर वाली एक ऐसी स्थिति है जहां पर बाहरी ओर से हाई प्रेशर के अंदर आकर एयर जो है वो मिक्स होती है। बीच में होता है लो प्रेशर और साइड से हाई प्रेशर की जो हवा है, एयर है, वो वहां पर आकर एक साथ जो है वो उठती है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि बर्फीले उसके अंदर है, बर्फीले क्षेत्र के अंदर है, तो फिर वहां पर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसको हम लोग बम जो है चक्रवात भी कहते हैं। मतलब सडन जो है वो वहां पर एक विस्फोट की तरह होता है। जबकि इस प्रकार तूफान असामान्य नहीं है, यह अत्यंत शक्तिशाली है। आर्कटिक हवा के दक्षिण की ओर गिरने के परिणाम स्वरूप जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर हिमपात भी हुआ। ठीक है, और बम चक्रवात जो है वो बेसिकली बॉम्ब साइक्लोन कब बनते हैं? जब पृथ्वी की सतह के पास की हवा वायुमंडल में तेजी से ऊपर की ओर उठती है, जिससे दबाव जो है अचानक गिर जाता है और 24 घंटे के भीतर 24 मिलीबार से भी कम जो है वो दबाव हो जाता है। द क्विकली इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन द टू एयर मासेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप गर्म पानी में ठंडा पानी जब अचानक से मिलाते हैं, ऊपर जो है स्मॉग बहुत ज्यादा उठती है। ठीक वैसे ही जो ठंडी हवा है, गर्म हवा है, वो जब एक साथ मिलती है तो वहां पर भी एक साइक्लोन जैसी कंडीशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग इस बॉम्ब साइक्लोन को डिफाइन कैसे करेंगे? तेजी से तीव्र होने वाली इस प्रक्रिया को एक और भी क्रू नाम जो है वो दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्बोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। तो सडन क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा और लो प्रेशर से बाहर से बहुत तेज गति से जो है हवा आएगी और वो एक साइक्लोन को क्रिएट कर देगी, जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके इंपैक्ट्स का क्या होंगे? जो है इंपैक्ट्स होंगे कि हैवी एक्यूमुलेटिंग स्नो, हैवी प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म इससे होंगे, बीच इरोजन इससे होगा, विंड डैमेज इससे होगा, कोस्टल फ्लडिंग इससे होगी, स्टॉर्म सर्ज इससे होगा। तो ये बेसिकली इंपैक्ट है बॉम्ब साइक्लोन के। ठीक है, तो काफी इजी टर्म है, ज्यादा टफ नहीं है। सेशन जो है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर के नोटिफिकेशन आप लोग को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। पीडीएफ यहां पर आप लोग के लिए अवेलेबल होती है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए यूं ही बेहतरीन लेक्चर लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ का ये हमने सेशन कंप्लीट कर लिया है। जनवरी के फर्स्ट वीक के सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी 2023 वाले सेशन में, है ना। ऑलरेडी जो है थोड़ा हम लोग लेट हैं। 2 सेशन आप लोगों को और कंप्लीट कराने हैं, तब जाके हम लोग स्पीड जो है उसको कवर कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली क्या है, सेशंस को थोड़ा सा एनरिच करने के अंदर ये थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए अगले सेशन जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। तो नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब स्टडी ग्लोज। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।